अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 25 दिन का वक्त रह गया है और इस वक्त वफाकी हुकूमत इस गौर व फिक्र में मसरूफ है कि निगरान वजीर आज़म किसको बनाया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस पर बात चल रही है। मुशावरत हो चुकी है कि इस दफ़ा किसी ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान को निगरान वजीर आज़म बनाना चाहिए। और अब ज़राए से यह खबर सामने आई है कि अब से कुछ देर पहले वजीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है, जिसमें असम्बली के तहलील और निगरान सेटअप के उमूर पर मुशावरत हुई है। और ज़राए के मुताबिक पीडीएम और पीपल्स पार्टी क़यादत का अहम इजलास जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान है, जिसमें असम्बली की तहलील की तारीख तय की जा सकती है। यानी असम्बलियों की तहलील के मामले पर इत्तेहादी हुकूमत मुशावरत में मसरूफ है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये वाज़ेह कर चुके हैं कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाएंगी। यानी निगरान हुकूमत 60 दिन में नहीं बल्कि 90 दिन में इंतखाबात कराने की पाबंद होगी। बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा खैर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है 1-2 दिन का फ़र्क है अब कि पीपल्स पार्टी कह रही है 8 तारीख को असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ, नून लीग का इनिशियली वर्जन आया था 11 तारीख को हो जाएँ, फिर इत्तेहादी भी कह रहे हैं हमसे इस हवाले से मुशावरत की जाए। बट आज वज़ीर आज़म ने कह दिया कि हम वक्त से पहले चले जाएंगे, यानी कि 90 दिन में इंतखाबात हो रहे हैं। तो क्या निगरान वज़ीर आज़म पर इस वक्त मसला अटका हुआ है कि आप लोग चाहते हैं कि ऐसा वज़ीर आज़म आए जो आज़ाद हो और वक्त पर इलेक्शन कराने में किरदार अदा करे, ना कि कोई और आ जाए, या फिर नाम पर इत्तफाक नहीं कर पा रहे हैं आप लोग आपस में? एक तो ये है कि असम्बलियाँ जो है ना अपने वक्त से पहले जो है 1-2 रोज़ पहले जो है वो तहलील हो जाएंगी। इसमें कोई मेरा ख्याल है कि इट्स ऑलमोस्ट 100% डिसाइडेड। जहाँ तक जो है ना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का, मुझे जो खबर है कि एक तो ये है कि जी कोई फॉर्मर ब्यूरोक्रेट ना हो और प्रेफरेबली कोई अच्छी रेपुटेशन वाला फॉर्मर पॉलिटिशियन हो जाए या कोई इस किस्म का कोई और हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक वो नाम फाइनल नहीं हुआ। मैं 1-2 रोज और ख्वाजा साहब फिर पॉलिटिशियन ऐसा हो जिस पर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ भी है, दूसरी जमातों को भी इत्तफाक हो, पीडीएम से ही कोई ऐसी शख्सियत ना हो कि जो और मामला मुतनाज़ हो जाए। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि ऐसा कोई शख्सियत जो है वो वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए इंटरिम, जिसकी वजह से कि जो है असम्बली तहलील होते ही और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के उहदा संभालते ही जो है इलेक्शन के मुताल्लिक़ कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए। इसके लिए बड़ा मुहतात रहना पड़ेगा, हमें बहुत मुहतात रहना। साहब, और क्या इस वक्त आप लोगों का बुनियादी कंसर्न ये है कि आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद पता नहीं वक्त पर इलेक्शन हो पाएंगे या कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें डिले किया जाएगा? और ज़ाहिर है इस हवाले से सवाल इदारों पर उठता है। वैसे तो वज़ीर आज़म की बातों से लगता है कि बहुत सेम पेज है, वो तो IMF प्रोग्राम का, दोस्त ममालिक से पैसे लाने का भी क्रेडिट दे रहे होते हैं आर्मी चीफ को, तो सेम पेज है इतना कि आपको ये एतमाद हो कि वक्त पर इलेक्शन हो रहे होंगे? देखिए, मेरा आपने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त जो है वो मिलिट्री लीडरशिप में और सिविलियन लीडरशिप में जो है एक बहुत अच्छा ताल्लुक जो है, एक वर्किंग रिलेशनशिप और एक इत्मीनान का रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने मेजर डिसीजंस जो है ना वो जॉइंटली लिए जाते हैं। आप देखें IMF का जो हुआ सिलसिला, उसमें इन दोनों शख्सियतों ने, प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने एक बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, बावजूद इस बात के कि हमारे यहाँ पे फिजा जो थी वो बड़ी गैर यकीनी थी। कभी कुछ कहा जाता था, कभी कुछ कहा जाता था, बल्कि IMF के साथ जो है एक टेंशन क्रिएट हो गई हुई थी। IMF के साथ जो है एक किस्म की जो है वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो जारी थी हमारी तरफ से, जो है गोलाबारी जो हो रही थी IMF पे। तो मैं 1-2 कमेंट इस पे करूँगा कि देखें, जब आप किसी के पास मांगने जाते हैं, असिस्टेंस मांगने चाहते हैं, तो उसके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करते। एक बात। दूसरी बात है, वज़ीर आज़म ने उन्होंने सब कुछ अपना जो है इस पे स्टेक्स पे लगा दिया कि किसी तरह हमें ये प्रोग्राम मिल जाए, नहीं तो खुदा न खास्ता माशी तबाही जो है वो हो जानी थी। परहैप्स कुछ हमारे दोस्त जो है वो इसकी ग्रेविटी की सिचुएशन को जो है समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने
आर्मी चीफ ने जो रोल प्ले किया या वज़ीर-ए-आज़म ने जो IMF के साथ रोल प्ले किया, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है इस सारे के सारा क्लिंच करने के लिए। अच्छा, तो जो दोस्त थे जो कि गोलाबारी कर रहे थे और सिचुएशन को नहीं समझ रहे थे, और ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म ने वाकई बहुत ज़्यादा एफर्ट की, ज़ाती तौर पर कॉलें करना, मुलाकातें करना, तो उन दोस्त से इतनी दोस्ती है कि आप उन्हें समझाते कि ये ना करें, जिनका नाम इसहाक डार साहब है? कि मैं उसमें कोई कह नहीं सकता कोई ऐसी चीज़ जो है खुदा न खास्ता कि मैं कोई ऐसा रिस्क लूं, लेकिन ये चीज़ जो है मैं जो है ना वो देख रहा था, सुन रहा था। अब सीधी सादी बात है शाहज़ेब कि हम लोग जो है अपना घर दुरुस्त नहीं कर पा रहे, ना हम पूरा टैक्स रिकवर करते हैं, ना हमारे यहाँ पे लोग टैक्स देते हैं। हमारा जो 4000 का गैस का और इसका सर्कुलर डेट है बिजली का, हमारे यहाँ पे बिजली जो है मैसिवली हज़ारों अरब रुपए की चोरी होती है, गैस हज़ारों अरब रुपए की चोरी होती है। आप अपने मुल्क में जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं ला सकते, तो व्हाई ब्लेम IF और व्हाई ब्लेम समबडी आउटसाइड इफ द प्रॉब्लम इज विदिन, तो उसका सोल्यूशन भी विदिन ही ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों को ब्लेम करें। अगर वो डिसिप्लिन हमारे ऊपर इन्फोर्स करते हैं तो उसकी हमें अगर तकलीफ है तो खुद आप डिसिप्लिन इन्फोर्स कर लें। ये बड़ी आम बात की है ख्वाजा साहब आपने, और आज IMF की जो कंट्री रिपोर्ट आई है, उन्होंने अभी भी कुछ ऐसे कंसर्न्स का इजहार किया है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को खतरात लाहक रहेंगे, इसलिए जो डिसिप्लिन है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लाजमी है कि उस पर पाकिस्तान अमल करता रहे। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आप कोई कॉन्फिडेंस है कि आप लोग चले जाएंगे तो इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं होगा? फिलहाल तो मैं आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि इलेक्शन जो है वो आगे पीछे हो, जो है मेरा ख्याल है हो जाने चाहिए, माहौल भी ठीक है। एक चीज़ जो मुझे जो जिसका शिद्दत के साथ एहसास है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ शुड बी बैक वेल बिफोर इलेक्शंस। उनका यहाँ पे आना ज़रूरी है। एक जो नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ जो है पिछले इलेक्शन में, उनको प्रेसिडेंटशिप से भी डिबार किया गया पार्टी की, उनको नाअहल सारी उम्र के लिए किया गया, उनको कैद कर दिया गया, उनकी बेटी को कैद कर दिया गया। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को जो है इसकी कंपनसेशन या इसकी दुरुस्तगी जो है माजी के में जो कुछ हुआ है वो बहुत ज़रूरी है, इलेक्शन से पहले बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी ज़ात के हवाले से कह रहा हूँ कि मेरी ज़ात से मैं कोई भी और चीज़ जो है इतनी ज़रूरी नहीं जितनी ये चीज़ ज़रूरी है। तो ख्वाजा साहब उस केस में उसमें से एक केस में तो मरियम नवाज साहिबा को अक्यूज थी, वो बरी हो गई हैं, तो नवाज शरीफ साहब आएंगे तभी रिलीफ मिलेगा ना? वो तो आ ही नहीं रहे, आएंगे अदालत जाएंगे तो ही रिलीफ मिलेगा। नहीं, मैं वो ठीक है, लेकिन आप देखें नवाज शरीफ को किसने टारगेट किया? ये चीज़ जो है अहमद अली खान साहब ने टीवी पे बैठ के कहा कि फैसला हो चुका हुआ था, सिर्फ अदालत के जरिए सुनाया गया था। अब ये उसी सिचुएशन को, ये हमारे जो दिमाग के पीछे अभी भी वो सिचुएशन हैंग कर रही है कि यहाँ पे अदलिया का जो इस वक्त बिहेवियर है पिछले 2, 3, 4, 5 माह से जो जा रहा है, गुड टू सी यू वाला जो बिहेवियर है, उससे खदशा है हमें कि कोई और जो है किसी और तरफ ना सारा सिलसिला चल पड़े। वी डोंट वांट टू रिस्क आवर लीडर्स फ्रीडम कि वो इस तरह रिस्क लिया जाए जब अदलिया जो है इतनी खुल के जो है 12-12, 15-15, 20-20 जो है जमानतें इकट्ठी ले रही है और उनको जो है इतना पुचकार के जो है ट्रीट कर रही है। तो मैं नहीं समझता कि वन शुड टेक द रिस्क ऑफ मियां नवाज शरीफ रिटर्न विदाउट एनी कोई इतना सूरत में फिर मियां साहब 15 सितंबर के बाद ही आएंगे जब मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे? ये एक बिल्कुल आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया है, ये एक चीज़ है कि एक खुल के जो है मैं समझता हूँ कि जो कुछ सामने आया है पिछले चंद माह के अंदर, उसमें अदलिया की जो है जिस किस्म के बिहेवियर जो है हमारी सुपीरियर जुडिशरी का सामने आया है, इतनी दरारें हैं, इतने उनमें रिफ्ट्स हैं, इतनी जो है वो
ओपनली डेमोन्स्ट्रेट हो रही हैं, उनकी जो आपस के मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं। तो इस फिज़ा में जो है आप बताएं कि मेरा जैसा एक वर्कर जो है जो पिछले 3 साल से या 3.5-4 साल से इंतज़ार कर रहा है कि नवाज शरीफ वापस आए, तो मैं उसको आखिरी मोमेंट पे इस रिस्क में के हवाले कर दूं। ये लोग तो बड़े डेस्परेट हैं, ये तो चाहेंगे जाते जाते जो है कोई ना कोई मियां नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाएं। मैं नहीं रिस्क लूंगा ये। मगर अगर नवंबर में इलेक्शन होने हैं तो फिर कैंपेन का टाइम बड़ा कम रह जाएगा। अगर मिड सितंबर में आ रहे होंगे, अदालतों का सामना कर रहे होंगे, कैंपेन कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? अगर हमें महीना 1.5 महीना भी मिल जाता है, नवाज शरीफ जो है वो महीने 1.5 महीने में जो है जिस तरह असरअंदाज होगा, इंशाल्लाह ताला दुनिया देखेगी, इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हम बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं अदालत पर कि उनके होते हुए नवाज शरीफ साहब को इंसाफ की मिलने की उम्मीद नहीं है। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ के आने की उम्मीद का इजहार कर रहे हैं या कम से कम इशारा दे रहे हैं। सीना साहब के तज़किरा, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो तो वाज़ेह हिंट कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, मगर मौजूदा चीफ जस्टिस की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि उनके होते हुए कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। पहले ही वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ इसलिए वो सितंबर के मिड तक ही आएंगे। आपको लग रहा है ये सब चीज़ें मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के गिर्द घूम रही हैं या किसी और तरफ घूम रही हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे फैसले होने हैं कि कब इलेक्शन होगा, कौन निगरान वज़ीर आज़म बनेगा, क्या क्या होगा? जी शाहजेब साहब, एक फैक्टर तो ये बिल्कुल है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनकी माजी का कंडक्ट और फिर जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो ज़ाहिरी बात है वज़ीर आज़म जो है उसके पास चारों तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही होती है। कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक के नॉलेज में आ जाती है, बहुत सी इंफॉर्मेशन नॉलेज में नहीं आती। तो ये जो इस वक्त हुकूमत है, इसका ये ख्याल है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनका एक ज़ाती अनाद है, सिर्फ उनका अपना नहीं बल्कि उनके ख़ानदान के बहुत से जो अहम अफराद हैं उनका एक अनाद है नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ लाइकिंग भी है। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो तो ये चीज़ें जो हैं वो छुप के तो नहीं कह रहे, ना ही कोई उन्होंने गोल मोल अल्फाज में कही हैं, ये तो उन्होंने आपके साथ बड़ी खुल के बात कर दी है। तो चीफ जस्टिस साहब जब तक अपने मनसब पे बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो मुस्लिम लीग नून उनसे बहुत ही मोहतात रहेगी। और इसीलिए ये भी आपने सुना होगा कि ये जो हुकूमत के लोग हैं वो उनका ये ख्याल है कि अगर इस चीफ जस्टिस की मौजूदगी में असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं और एक निगरान हुकूमत आती है, तो कोई ऐसी निगरान हुकूमत ना आए कि जिसे ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं या इनके जो साथी कुछ जज साहिबान हैं वो इन्फ्लुएंस करें और अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो इसलिए ये बहुत सोच समझ के फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं और यकीनन इसी तनाजुर में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि वो नवाज शरीफ साहब को उसी वक्त पाकिस्तान वापस आने के बारे में मशवरा देंगे जब मौजूदा चीफ जस्टिस नहीं होंगे। मगर हामिद मीर साहब, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ तहलील हुई उसके बाद जाहिर है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बड़ा कॉन्फिडेंस था इलेक्शन हो जाएंगे। आप कह रहे थे इलेक्शन नहीं होते नजर आ रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस ने जब सू मोटो लिया तब भी ये बड़ा तासुर था क्योंकि जाहिर जिस तरह समातें जारी थी उस वक्त भी आपने कहा इलेक्शन नहीं होते नजर आ रहे हैं, नहीं हुए। अब नवंबर में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं पूरे मुल्क के या नहीं आ रहे हैं? बहुत सारे मसाइल दिख रहे हैं आपको। देखें, जब पहले मैं ये कह रहा था आपको कि इलेक्शन नहीं होंगे तो उसकी मेरे पास बड़ी ठोस वजूहात थी और बहुत सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, इसलिए मैंने कहा। हालांकि इमरान खान साहब भी मुझे कह रहे थे कि इलेक्शन हो जाएंगे, मैंने उनको कहा था इलेक्शन नहीं होंगे। और उनके बहुत से साथी जो हैं उनका एक ख्याल था कि शायद मैं मिसगाइडेड हूँ, मुझे कोई गुमराह कर रहा है। तो अब देखें, एक चीज़ होती है कि वो बिल्कुल राइटिंग ऑन दी वॉल होती है। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो निगरान हुकूमतें आई थी, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को पता था कि अगर उन्होंने असम्बली तोड़ी तो पंजाब में निगरान वज़ीर आला कौन होगा, और उन्होंने इमरान खान को कहा कि मत असम्बली तोड़ो, मत तोड़ो, फलां शख्स निगरान वज़ीर आला बन जाएगा और इलेक्शन नहीं होगा। और खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी। अब वो लोग जो खान साहब को मशवरा दे रहे थे कि पंजाब असम्बली तोड़ दो, वो तो छोड़ के भाग गए खान साहब, और परवेज़ लाई साहब अभी तक उनके साथ हैं। अब यही कुछ सूरत हाल जो है ये अब मौजूदा जो वज़ीर आज़म साहब और उनके थादी हैं उनको दरपेश है
कि उनको कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप इस असम्बली की मुद्दत में इजाफा कर दें, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमने जो है मुद्दत में इजाफा नहीं करना, हमने टाइम पे असम्बली को डिसॉल्व करना है। हम चाहते हैं कि इसी साल के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए और कोई ऐसा निगरान वज़ीर आज़म ना आए जो बहानेबाजियां करके मामला अगले साल पे ले जाए। तो अब ये जो फैसला है कि ये इलेक्शन इस साल होगा या अगले साल होगा, ये डिपेंड करता है उस शख्स पे जो निगरान वज़ीर आज़म बनेगा। तो ये शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये आपस में सलाह मशवरा यही कर रहे हैं कि एक ऐसा निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए जिसकी बाद में हमें निगरानी ना करनी पड़े कि वो इलेक्शन कराएगा या नहीं कराएगा। तो मैं आपको कोई हतमी राय अब उसी वक्त दूंगा जब ये निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आएगा, तभी फैसला होगा। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 से आगे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर के पहले हफ्ते तक हो जाना चाहिए। अगर इससे इलेक्शन आगे जाएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत मसाइल पैदा होंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से 8 तारीख का जिक्र आता है, फिर 11 तारीख को असेंबलियों की तहरील का जिक्र नून लीग की तरफ से आता है। इस वक्त क्या ये 2-3 दिन का आपस में इख्तलाफ है या फिर निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इस पर बुनियादी इख्तलाफ है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? नहीं, दोनों के दरमियान क्या इख्तलाफ होना है, ये डेट का इशू है, ये दो जमातों के दरमियान तो तय होना ही नहीं है। डेट में तो यकीनन बाकी इत्तेहादी जमातों से भी मशावरत हो जाएगी और मोस्ट लाइकली अपोजिशन से भी पूछा जाए शायद, लेकिन कम से कम इत्तेहादी जमातों के अंदर तो मशावरत होगी। और इत्तेहादी जमातों में 2 जमातें तो नहीं है, ठीक है 2 बड़ी जमातें हैं, लेकिन बाकी जमातें भी बड़ी काबिल एतबार और काबिल एहतराम है। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब से और दीगर से भी मशावरत होगी। तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के दरमियान आपस में डिस्कशन के अंदर अगर कोई पॉइंट आया है और 2 डेट्स के ऊपर है तो मेरा ख्याल है ये बाकी इत्तेहादियों के साथ भी मशावरत करने के बाद फैसला होगा, ये 2 जमातों का फैसला तो नहीं है। अच्छा, मगर जो आप 2 जमातों का कंसर्न क्या ये है कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म हो वो वक्त पर इंतखाबात करा दे, ऐसा ना हो कि इंतखाबात वक्त पर ना हो पाए, या फिर नाम के ऊपर आप लोग कुछ और चाह रहे हैं वो कुछ और चाह रहे हैं? एक बात बड़ी वाज़ेह है, ये लाजिम नहीं है कि किसी एक नाम पे सभी मुत्तफिक हों। जब जमातों के अंदर मुशावरत होगी इत्तेहादी जमातों के अंदर तो अपने अपने नाम दिए जा सकते हैं और जो नाम हमारी तरफ से आएगा हो सकता है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसके ऊपर बहस करने के बाद हो सकता है दूसरी तरफ से आने वाला नाम जो है वो काबिल एतबार हो। और फिर ये है कि हमारे सारे प्रोसेस के बाद ये एक साइड का काम होगा, उसके बाद फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी मुशावरत होनी है और फिर जाके ये नाम फाइनल होगा। तो मेरा ख्याल है एक बात तो तय है कि इलेक्शन टाइम पे होना ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये तो जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा उसके इख्तियार में नहीं होगा कि इलेक्शन आगे पीछे करना या इलेक्शन टाइम पे कराना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है और उनको कराना होगा। लेकिन इसके ऊपर के जी वो कौन होगा और इलेक्शन एक बात तय है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, इसमें से डिले का कोई तसव्वुर नहीं होना चाहिए। मगर इसमें एक बात ये अहम है, आपने भी कहा कि सियासतदान भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि कोई साबिक ब्यूरोक्रेट हो या फिर कोई साबिक जज हो, मगर सियासतदान अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी या फिर पीडीएम की किसी जमात से होगा तो सवाल तो उठेगा अपनी जगह पर। तो सियासतदान कौन होगा फिर? शाहजेब साहब, पहली बात यह है कि मैंने एक प्रिंसिपल की बात की है कि अदलिया के अंदर जब एलिवेशंस होती हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वकला, सीनियर वकला जिनकी स्टैंडिंग होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके अंदर से जजेस लिए जाते हैं या हाई कोर्ट से एलिवेट किए जाते हैं। ये नहीं होता कि किसी कारोबारी बंदे को उठा के लगा दिया जाए जो कानून का तालिब इल्म भी ना हो और प्रैक्टिशनर ना हो। इसी तरह सिविल सर्विस के अंदर होता है कि आप किसी आम चलते हुए बंदे को, पढ़े लिखे बेशक वो हो, उसको उठा के सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी नहीं लगा लेते क्योंकि उसकी अपनी ट्रेनिंग होती है। सेम अफवाज पाकिस्तान के लिए हो सकता है, मीडिया के लिए होता है। तो ये जो ऑफिसेज हैं प्राइम मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स के, ये तो खालिस्तान सियासी ऑफिसेज हैं और इनके अंदर इसके ऊपर बैठने वाले लोगों की एक खास सियासी तरबियत, इन ऑफिसेज का तकरीम भी यही है कि इन पे सियासी लोग इन पे आके बैठे। जहां तक तलक इत्तेफाक राय का है, आपकी नजर में कोई ऐसे जज साहब हैं जिन पे सारी जमातें मुत्तफिक हो जाएं? कोई ऐसे जनरल साहब हैं जिस पे सब लोग मुत्तफिक हो जाएं? कोई ब्यूरोक्रेट है जिस पे? कोई ऐसा नहीं है। कोई बिजनेसमैन है, कोई जर्नलिस्ट है,
इसी तरह सियासतदान पे भी नहीं होगा, लेकिन बैठ के इस पे मुशावरत की जाए। मगर खैर साहब, तो बहुत सारे अच्छे नाम इस बात से इत्तफाक करते हुए कि सियासतदानों की बेतौकीरी इस मुल्क में ज़्यादा हुई है, वरना जो माशाल्लाह इस मुल्क का हाल है उसमें जजेस का और जर्नलों का किरदार कहीं ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद ये बात तो अपनी जगह रहेगी ना कि आप लोगों में से अगर हुआ पीडीएम की हुकूमत में से तो मुतनाज़ होगा मामला। इसलिए अगर आप सियासतदान चाहते हैं तो सियासतदान वो हो। देखिए ना, देखिए शाहजेब साहब, मेरी राय, ये मेरी राय है, मेरी जमात की राय नहीं है, ये मेरी जाती राय है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इस पे बात करें, जिस तरह बाकी नामों पे इख्तलाफ राय होता है और फिर इत्तेफाक हो जाता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज इस गए गुजरे दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक राय की कोशिश की जाए तो वो किरदार ऐसे हैं कि किसी भी वो जो जमात किसी से भी हो सकते हैं। हर जमात के अंदर कोई ना कोई नाम ऐसा मौजूद है जो अगर उसके ऊपर एतबार करके जिम्मेदारी दी जाए तो वो बिल्कुल अपनी जमात की भी बात ना मानते हुए असूल के ऊपर चलेगा। ऐसे लोग मौजूद हैं, लिहाजा इस पे कोशिश करनी चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये सियासी ऑफिसेस हैं, इस पे सियासी लोगों को बैठना चाहिए। दीगर लोगों का ना इस्तेहकाक है, ना तजर्बा है, ना माजी का अच्छा तजर्बा है। कहीं पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं ये कंसर्न है कि काम तो इलेक्शन कमीशन का है, फिर निगरान हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, मगर ऐसा हो ना हो कि हुकूमत चली जाए अगस्त में और उसके बाद एक प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप आ जाए और किसी ना किसी बहाने की वजह से इंतखाबात ना हो रहे हों। नाजिब साहब, किसी बहाने से इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। होने के बाद 90 डेज या 60 डेज में इलेक्शन होने हैं। एक दूर की कौड़ी मिलाई जा रही है, इस वक्त उस पर मुबाहिसा हो रहा है। ये अमकान हो सकता है, बहुत दूर का अमकान है, लेकिन एक अमकानी सूरत हो सकती है कि मर्दमशुमारी के ऊपर नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराया जाए। लोगों की, कुछ जमातों की ये राय है, जिस तरह एमक्यूएम ने किया है, इस तरह बाकी भी कुछ जमातों की राय हो सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पुरानी मर्दमशुमारी पे अपना काम शुरू कर चुका है। मर्दमशुमारी के इंचार्ज मिनिस्टर ने कह दिया कि नई मर्दमशुमारी के तहत इस वक्त हम ये काम करने की शेड्यूल के मुताबिक नहीं चल सकते। ये बात तयशुदा है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा बुशरा बीबी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इद्दत के दौरान निकाह हुआ। अदालत ने इस मामले को काबिल समाअत करार दे दिया है और दोनों को 20 जुलाई को तलब भी कर लिया है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ उनके बुशरा बीबी के साथ निकाह का केस एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आ गया है और इस बार मामला इस केस के काबिल समाअत होने या ना होने से आगे बढ़ गया है। जबकि इस हवाले से जवाब देने के लिए अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 20 जुलाई को तलब कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह का केस रवां साल अप्रैल में अदालत में उस वक्त ज़ेर बहस आया था जब मोहम्मद हनीफ नामी शहरी ने इस्लामाबाद की सिविल अदालत में दरख्वास्त दायर की कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी से पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ और उस वक्त बुशरा बीबी अपनी इद्दत में थी, क्योंकि बुशरा बीबी की तलाक नवंबर 2017 में हुई थी। दरख्वास्त के मुताबिक ये निकाह शरई और कानूनी एतबार से नहीं हो सकता था, क्योंकि उस वक्त बुशरा बीबी की इद्दत को सिर्फ 1 महीना ही गुजरा था और इद्दत में होने के बावजूद उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से निकाह कर लिया, क्योंकि उनकी पेशगोई थी कि चेयरमैन पीटीआई का निकाह 2018 के शुरू में होगा तो साल 2018 उनके लिए मुफीद साबित होगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इद्दत के दौरान होने वाले इस गैर कानूनी और गैर शरई निकाह के बाद बुशरा बीबी बनी गाला में जाकर रहने लगी, जबकि इस निकाह को छुपाने के लिए चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने फरवरी में बुशरा बीबी की इद्दत खत्म होने के बाद एक बार फिर मुफ्ती सईद की ही मौजूदगी में बनी गाला में निकाह किया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि क्योंकि ये निकाह बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान हुआ था, इसलिए ये निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है और इसीलिए चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दफ़ा 496 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस केस के काबिल समाअत होने पर पहले जज नसर मिनल्लाह ने केस की समाअत की, जबकि इस दौरान चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और चेयरमैन पीटीआई के साबिक दोस्त और करीबी साथी ओन चौधरी बतौर एनी शाहिद अदालत में पेश हुए। जबकि इस दौरान उनके पहले निकाह की मुबैना कॉपी भी अदालत में जमा कराई गई, लेकिन फिर 13 मई को जज नसर मिनल्लाह ने यह कहकर केस खारिज कर दिया कि क्योंकि निकाह लाहौर में हुआ था इसलिए यह केस उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता। जज नसर मिनल्लाह के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त गुजार ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद आजम ने 15 जुलाई के अपने फैसले में जज नसर मिनल्लाह का फैसला कलअदम करार देते हुए इस केस को काबिल समाअत करार दे दिया और ये मामला एक बार फिर सिविल कोर्ट को भिजवा दिया, जहां कल इस केस के दायरा इख्तियार पर जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की और आज उसका फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक
दरख्वास्त गुजार के दलाइल और एनी शाहिद के बयान के मुताबिक बादिउन नज़र में इस केस में सेक्शन 496 लागू होता है, जिसके मुताबिक जो भी शख्स बददियानती या धोखाधड़ी की नीयत से निकाह करता है, ये जानते हुए कि वो कानूनी तौर पर शादी नहीं कर रहा है, तो उसको 7 साल की सज़ा और उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इस केस के हवाले से जो मामला ज़ेर बहस आए हैं, उनकी रोशनी में मैं इस बात पर आमादा हूँ कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो सेक्शन 203 के अंदर आते हैं और इसके तहत जवाब दहिंदगान यानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को भी सेक्शन 204 के तहत केस में शामिल करना चाहिए। जबकि इस केस के दायरा अख्तियार के हवाले से जज कुदरतुल्लाह ने अपने फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार ने इस बात पर जोर दिया कि चाहे पहला निकाह लाहौर में हुआ, लेकिन उसके नतीजे में वो दोनों बनी गाला में आकर एक साथ बतौर मियाँ बीवी रहना शुरू हो गए थे। इस तनाजुर में निकाह का अमल इद्दत के दौरान हुआ, जो कि असल में जुर्म का इर्तिकाब है, जिसके नतीजे में वो दोनों बनी गाला में आकर रहना शुरू हो गए। इसलिए इस अदालत की राय में ये केस सेक्शन 179 के अंदर आता है। इसलिए ये अदालत फैसला करती है कि उसके पास इस केस को सुनने का दायरा अख्तियार है, क्योंकि बनी गाला इस अदालत के दायरा अख्तियार में आता है। इस फैसले के नतीजे में दोनों जवाब दहिंदगान यानी चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को यह अदालत 20 जुलाई को केस की अगली समाअत पर तलब करती है। इस केस के हवाले से खुद चेयरमैन PTI के बुशरा बीबी से 2 बार निकाह पढ़ाने वाले निकाह ख्वां मुफ्ती सईद की अदालत में बयान हल्फी के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को चेयरमैन PTI ने मुझे लाहौर जाकर अपना निकाह बुशरा बीबी से पढ़वाने का कहा। कुछ दिनों बाद चेयरमैन PTI ने मुझसे दोबारा राब्ता किया कि निकाह दोबारा पढ़वाना है। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की तलाक नवंबर 2017 में हुई थी और 1 जनवरी 2018 को होने वाला निकाह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पेशगोई थी कि मैं साल 2018 के पहले दिन बुशरा बीबी से शादी करूंगा तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। इस वजह से मैंने बुशरा बीबी के साथ उसी दिन निकाह किया था। मुफ्ती सईद के बयान हल्फी के मुताबिक मैं चेयरमैन PTI की इस बात पर हैरतज़दा हुआ, लेकिन मैंने फरवरी 2018 को बनी गाला में दोबारा निकाह पढ़वा दिया। मुफ्ती सईद के बयान हल्फी के मुताबिक अगर शरई और कानूनी लिहाज से देखा जाए तो चेयरमैन PTI का 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था, लेकिन जब मुझसे दोबारा निकाह के लिए राब्ता किया गया तो उससे मुझे यकीन हो गया कि दोनों ने जानते बूझते हुए पेशगोई के ज़ेर असर गैर शरई और गैर कानूनी निकाह किया और शादी की जाली और नाम निहाद तकरीब के निकाहनामे पर मेरे दस्तखत भी मौजूद हैं। चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी के साथ निकाह उनकी इद्दत के दौरान हुआ। इस हवाले से कई हकाइक अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन ये कहना कि ये निकाह गैर कानूनी है, इस पर कई सवालात खड़े होते हैं, क्योंकि इस हवाले से एक और केस में लाहौर हाई कोर्ट का गुज़िश्ता साल का फैसला पहले से ही मौजूद है, जिसमें अदालत ने कहा था कि इद्दत ख़त्म होने से पहले की जाने वाली शादी ना तो जिना तस्वुर की जाएगी, ना ही वो कलदम करार दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2 तरह की गलत शादियों की निशानदही की थी, एक बातिल और दूसरी फासिद। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फासिद शादी वो है जिसमें शादी की राह में रुकावट आर्जी हो, जबकि बातिल शादी वो है जिसमें शादी की राह में हायल रुकावट मुस्तकिल हो, जैसा कि 2 बहनों से एक ही वक्त में निकाह। इसी तरह से फासिद शादी बेकायदा तो हो सकती है, लेकिन वो कलदम नहीं करार दी जा सकती, जबकि बातिल शादी कलदम करार दी जा सकती है। जबकि खुद मुफ्ती सईद का एक क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं कि बहुत से अक़वाल ऐसे हैं जिसमें औरत का कौल मोतबर है। औरत का कहना कि मेरी इद्दत गुजर गई तो ख़त्म हो गई बात। औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, ख़त्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ था ऐसा वाक़या, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि औरत का कह देना काफ़ी है। औरत ने कहा मेरी इद्दत गुजरी, क्योंकि अय्याम आमतौर पर 1 महीने के बाद वो साइकिल है ना पूरा, लेकिन उससे कहा जल्दी पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात। जबकि इससे पहले जब यह खबर 2018 में मंजर आम पर आई थी तो भी PTI ने शदीद रद्द अमल दिया था। 6 जनवरी 2018 को द न्यूज़ और जंग में तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा की चेयरमैन PTI की खुफिया शादी की खबर शाया हुई थी, जिसके मुताबिक चेयरमैन PTI ने 1 जनवरी की रात लाहौर में अपनी रूहानी उस्ताद से शादी कर ली है और उनका निकाह PTI कोर कमेटी के रुकन मुफ्ती सईद ने पढ़ाया है। निकाह की तकरीब डिफेंस लाहौर में हुई, जहाँ पार्टी के अहम रहनुमा भी शरीक हुए। इस खबर के हवाले से निकाह ख्वां और चेयरमैन PTI के करीबी साथियों का मौक़िफ़ भी लिया गया। मुफ्ती सईद से रब्ता किया गया तो उन्होंने खबर की तस्दीक की, ना ही तरदीद की, जबकि चेयरमैन PTI के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ओन चौधरी ने 2 टोक अल्फाज में तरदीद कर दी और PTI चेयरमैन के तर्जुमान नईम उल हक ने भी शादी की बात को रद्द कर दिया। खबर में चेयरमैन PTI की शादी किससे हुई है नाम शाया नहीं किया गया, अलबत्ता यह जरूर बताया गया था कि वो खातून रूहानी शख्सियत हैं और उनके साबिका शौहर सरकारी मुलाजिम हैं। इसी रोज़ यानी 6 जनवरी 2018 को निकाह के 6 दिन बाद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम लेकिन में बुशरा बीबी के बेटे मूसा मानिका ने अपनी वालदा की चेयरमैन PTI से निकाह की तरदीद कर दी और उन्होंने बताया कि उनकी वालदा यानी बुशरा बीबी ने उन्हें बताया है कि उनका चेयरमैन PTI के साथ निकाह नहीं हुआ है। इस खबर के अगले ही रोज़ यानी 7 जनवरी को तहरीक इंसाफ ने एक एलामिया जारी किया, जिसमें लिखा कि बदकिस्मती से उमर चीमा ने चेयरमैन PTI की ज़ाती ज़िंदगी पर खबर की, जिसमें एक और शख्स भी शामिल है, एक प्राइवेट खातून है जिनका पब्लिक लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में यह भी लिखा था कि चेयरमैन PTI ने बुशरा मानिका को शादी की पेशकश की है। बुशरा मानिका ने अहले खाना खुसूसन बच्चों से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। जब निकाह की पेशकश कबूल कर ली जाएगी तो चेयरमैन PTI बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर देंगे। मीडिया से गुजारिश है कि वो दोनों खानदानों के निजी मामलात का एहतराम करे और क़यास राइयों से गुरेज किया जाए।
इस खबर के आने के बाद नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद मुफ्ती सईद की मस्जिद पहुंच गए और उनसे इस निकाह के बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने इसकी ना तरदीद की ना तस्दीक। सर एक सवाल, कोई सवाल नहीं, कोई प्लीज यार एजाज भाई छोड़ दो यार, नहीं सवाल कोई नहीं। साथ गाड़ी कहाँ है? एजाज भाई नहीं, एजाज भाई ओ भाई हट जाओ तुम, छोड़ो भाई कोफिया भाई। सर वैसे इस्लामी तौर पर उसकी क्या मैं बताता हूँ, मैं आपको बता दूँ। सर इस्लामी तौर पर जायज़ है कि निकाह मैं बता रहा हूँ, इस्लामी तौर पर जायज़ है। इस दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शादी की तरदीद करते रहे, जबकि सोशल मीडिया पर जंग और जियो न्यूज़ के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, गालियां दी गई, सहाफ़ी उमर चीमा को ट्रोल किया गया। फिर 19 फरवरी 2018 को खुद चेयरमैन पीटीआई ने शादी की तस्दीक कर दी और ट्वीट करके निकाह की मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया अदा किया। और तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि शादी एक दिन पहले यानी 18 फरवरी 2018 को लाहौर में हुई है, मगर जो तस्वीर जारी की गई थी उसने उमर चीमा की खबर की तस्दीक कर दी, क्योंकि दुल्हन भी वही थी, गवाह भी वही थे, निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद भी वही थे जो उमर चीमा की खबर में थे, लेकिन इस दफ़ा तारीख मुख्तलिफ बताई गई थी। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मैं अपने घर से इद्दत पूरी करके निकली थी, फिर घर से निकलने के तकरीबन 7 महीने बाद मैंने शादी की थी। जबकि उमर चीमा की खबर और खुद निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का बयान उसके बरक्स है। जबकि चेयरमैन पीटीआई के साबिक़ करीबी साथी ओन चौधरी भी सहाफ़ी जावेद चौधरी को इंटरव्यू में इस निकाह की दास्तान बयान कर चुके हैं। जावेद चौधरी के 26 जनवरी के कॉलम के मुताबिक ओन चौधरी ने उन्हें बताया कि अचानक 31 दिसंबर 2017 को चेयरमैन पीटीआई ने मुझसे कहा कि मैं बुशरा बीबी से निकाह कर रहा हूँ, तुम निकाह का बंदोबस्त कर दो, हम कल लाहौर जा रहे हैं, तो मैं परेशान हो गया। ओन चौधरी ने उनसे कहा कि लेकिन ये तो शादीशुदा हैं, जिस पर वो बोले कि नहीं उनकी तलाक हो चुकी है। ओन चौधरी के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को हमने रेस्टोरेंट में डिनर किया, मैंने जुल्फी बुखारी को बुलाया, अपना ऑफिशियल फ़ोन एहतियातन इस्लामाबाद में छोड़ा ताकि हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो सके और हम मोटरवे के जरिए लाहौर रवाना हो गए। मैं गाड़ी चला रहा था, चेयरमैन पीटीआई साथ वाली सीट पर बैठे थे और जुल्फी बुखारी पीछे बैठे थे। हमने मामले को खुफिया रखने के लिए जहांगीर तरीन का जहाज तक इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने मुफ्ती सईद को भी अलग गाड़ी में भिजवाया था, ये हमें लाहौर में मिले थे। गार्ड्स की गाड़ी भी हमसे 5 किलोमीटर पीछे थी और उसमें भी सिर्फ 2 लोग थे। हम UDHA लाहौर के G ब्लॉक के 4 नंबर घर पहुंच गए। ये फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर का घर था और यूं ये निकाह हो गया। आर्टिकल के मुताबिक जब ओन चौधरी से पूछा गया कि आया चेयरमैन पीटीआई का ये निकाह बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, हमने इसीलिए ये निकाह शुरू में खुफिया रखा था। जावेद चौधरी ने पूछा कि क्या मुफ्ती सईद ने तलाक के कागजात की तस्दीक कराई थी, तो ओन चौधरी ने जवाब दिया कि नहीं, हमें तलाक के डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं मिले। बीबी का कहना था कि मुझे शरई तलाक हुई थी, चुनाचे हमारे पास तलाक की कोई दस्तावेज़ नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई हमेशा ये दावा करते आए हैं कि मुझे ज़िंदगी में जो हासिल करना था मैंने कर लिया, लेकिन ये एक हैरत की बात है कि मुफ्ती सईद और ओन चौधरी के दावे के मुताबिक उन्होंने सिर्फ वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश में बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान निकाह किया, क्योंकि मुफ्ती सईद के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने उन्हें बताया कि वज़ीर आज़म बनने के लिए 1 जनवरी को निकाह करना लाजमी है। फिर उन्होंने बुशरा बीबी से 1 जनवरी 2018 को निकाह भी किया और उसको छुपाया भी, जबकि इस निकाह से सिर्फ 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन पीटीआई को सादिक और अमीन करार दे चुकी थी। इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने पीटीआई के रहनुमा और चेयरमैन पीटीआई के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले में फिर गिर रहा है, क्या वजह है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। IMF मुआहदे के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी और इस्तेहकाम के बाद एक दफ़ा फिर गिरावट नजर आ रही है और आज इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया 3 रुपये 78 पैसे गिर गया और डॉलर 283 रुपये का हो गया। मनी एक्सचेंज कंपनीज ये दावा कर रही थी कि ओपन मार्केट में डॉलर की सप्लाई बहुत है मगर खरीदार नहीं है, इसलिए हम रोजाना लाखों डॉलर स्टेट बैंक को सरेंडर कर रहे हैं। मगर आज ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपये बढ़ गया। एक तरफ IMF प्रोग्राम के बाद इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान को IMF और दोस्त ममालिक से 4.2 अरब डॉलर मिल चुके हैं। आज वज़ीर आज़म ने बताया कि चीनी बैंक ने 60 करोड़ डॉलर रोल ओवर कर दिए हैं, जबकि आज ही जून के करंट अकाउंट के नंबर्स भी सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक जून के महीने में 33 करोड़ डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है और पूरे माली साल का खसारा गुज़िश्ता बरस के 17 अरब डॉलर्स के मुकाबले में 2.5 अरब डॉलर्स रहा है। तो क्या वजह है कि रुपया गिर रहा है और क्या इंटरबैंक को देखते हुए ओपन मार्केट में भी लोगों ने एक बार फिर डॉलर खरीदना शुरू कर दिया है? ये बात वाज़ेह हो कि आज IMF ने पाकिस्तान से मुतालिक अपनी कंट्री रिपोर्ट में कहा है कि मुसलसल 5 दिन तक इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में फ़र्क 1.25% से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि तकरीबन करंट रेट पर 4 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। करेंसी की शरह तबादला को मार्केट के मुताबिक रखा जाएगा। ज़राअत और तामीरात पर टैक्स आयद किया जाएगा। तवानाई के शोबे की सब्सिडी बतदरीज कम की जाएगी। हुकूमत मुआहदे के तहत नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी नहीं करेगी। हुकूमत
हुकूमत टैक्स छूट या टैक्स मराज नहीं देगी। सरकारी इदारों में गवर्नेंस की बेहतरी के कानून को फाल किया जाएगा। दरामदात पर पाबंदियां प्रोग्राम के खात्मे तक हटा दी जाएंगी। पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने की ज़रूरत है। हुकूमत स्टेट बैंक से नया कर्ज नहीं लेगी। इसके अलावा रिपोर्ट में महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद सख्त करने यानी शराय सूद में मजीद इजाफे का इंदिया भी दिया गया है। IMF की रिपोर्ट शाया होने से पहले आज रुपए की कदर में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में बड़ी कमी देखी गई। बात करेंगे चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ। मुझे भाई साहब बहुत शुक्रिया। साहब उल्टा हो गया है, आप लोग तो कह रहे थे इतना डॉलर आ रहा है, कोई खरीदार नहीं है, बेचने लोग आ रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं स्टेट बैंक को। आज तो ओपन मार्केट में भी बढ़ा इंटरबैंक के साथ साथ। देखो फ्री मार्केट में तो डिमांड नहीं, आज भी हमने इंटरबैंक में सिलेंडर किए हैं, लेकिन आज जो 2 दिन के बाद आपने देखा डॉलर का इंटरबैंक रेट 270 से बढ़ के आज 284 तक चला गया। 14 रुपये बढ़ गया पिछले 14 दिन में। जब खबरें आई थी तो लोग डॉलर भी बेच रहे थे, ख़रीदारी नहीं कर रहे थे और मुसलसल डॉलर 320 से कम होके अल्लाह का शुक्र है 270 तक गया। और बड़ी उम्मीदें चली थी कि ये जब फंड आएंगे 250 तक चला जाएगा। ये सारी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं जब से कमर्शियल बैंकों ने बढ़ चढ़ कर ख़रीदना शुरू कर दिया। और हुकूमत ने IMF से जो वायदा किया था कि जितने भी 6000 कंटेनर है इनको भी हम इंटरबैंक से देंगे और जितने भी लग्जरी आइटम पे बैन है वो भी गैर एलानिया जो पाबंदी वो भी ख़त्म कर देंगे। तो इस ऐलान ने इनको शेयर बना दिया कमर्शियल बैंकों को। साहब तो इंटरबैंक को देखते हुए क्या ओपन मार्केट में भी अब अचानक दोबारा डिमांड आ गई है जो नहीं थी IMF के मुआहदे के बाद? आज कुछ आई थी, लेकिन 2 दिन पहले तो हम सारा इंटरबैंक में 90% इंटरबैंक में सिलेंडर हो रहा था, लेकिन आज हमारे पास 40% डिमांड थी और 60% वो जो थी वो हमने इंटरबैंक में सिलेंडर किया। फ्री मार्केट में कोई डिमांड नहीं है क्योंकि इंटरबैंक और फ्री मार्केट का वही 1% का ही फ़र्क है जो कि पिछले दिनों 10% तक चला गया था। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना, याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।